Assalamu alaikum, dear students. My name is Adil Ashraf, and today I am again in front of you. Today I'm not going to teach you anything. Rather, I have come here to introduce one of my and our hardest and dearest student. He is just a student yet, but we have been teaching him for a very long time and molded his personality, crafted him to be a teacher, and he is teaching presently at a center, and he is obsessed and he loves teaching and learning physics, and that's why today we have asked him to teach one topic of class 8 because exams are approaching. हमें पता है exams आ रहे हैं, साइंस का एग्जाम है आपको, तो इट्स एट हैंड. तो इसलिए मुनाफ सर जो हैं, जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं, ये हम बताना चाहते हैं अपने सारे स्टूडेंट्स को, कश्मीर के स्टूडेंट्स को, दैट दिस इज हाउ वी ट्राई टू मोल्ड आवर स्टूडेंट्स पर्सनैलिटीज, कि वो कॉन्सेप्ट को इतना सही से सीखे कि वो कल किसी और को पढ़ा भी सके. दैट इज एक्चुअली आवर अल्टीमेट एम. एंड मुनाफ सर 1-1.5 साल से पढ़ा रहे हैं, राइट फ्रॉम मुझे I can see myself in him because I too started when I was in 11th. जब मैं 11th में था तब से मैंने पढ़ाना शुरू किया, and that's what I see in Munaf. Munaf started teaching when he was just in +2. तो आज ये आपके सामने एक लेक्चर दे देंगे on force and pressure, जो क्लास 8 में आपका पहला ही चैप्टर आ जाता है साइंस में. तो आज मुनाफ सर आज आपको पढ़ाएंगे. मैं ये जो स्टेज है मुनाफ सर को ही छोड़ रहा हूँ, एंड आई होप इंशाल्लाह रहमान जो भी आपको डाउट्स होंगे, कंफ्यूजन होंगे, आप कमेंट्स में भी लिख सकते हो. वी विल डेफिनेटली अप्रोच बैक. हम आएंगे एंड एक और लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जितना मुझे पता है यू विल बी लेफ्ट विद नो डाउट्स इंशाल्लाह रहमान. दैट्स हाउ he is going to deliver his lecture inshallah रहमान. So मुनाफ सर, बेस्ट ऑफ लक. पढ़ाइए, आपका स्टेज आपके लिए. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स. जैसा कि आदिल सर ने आपको सारा मेरे बारे में बोल ही दिया है, तो वी विल स्टार्ट विद अवर फर्स्ट लेक्चर, दैट इज फोर्स एंड प्रेशर. लेट अस स्टार्ट. तो इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हमारे पास दो मेजर टॉपिक्स आते हैं, दैट इज अबाउट व्हाट इज फोर्स एंड व्हाट इज प्रेशर. देन हमारे पास फोर्स के कुछ टाइप्स हैं और हमारे पास प्रेशर के भी थोड़े से टाइप्स पढ़ने हैं. तो जो हमारा पहला ही टॉपिक होने वाला है, दैट इज अबाउट व्हाट इज फोर्स. हमें पता होना चाहिए सबसे पहले, अगर हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पहला ही हमें पता है फोर्स एंड प्रेशर है चैप्टर का नाम. तो फोर्स होता क्या है? लेट अस रीड. अ फोर्स इज ए पुश और ए पुल. नाउ हमें पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय पुश एंड व्हाट डू यू मीन बाय पुल. लेट अस सपोज मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है. आई एम स्टैंडिंग हियर. अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को खुद से दूर धक्का दूंगा इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को खुद से दूर धक्का दूंगा तो इसको मैं बेटा कहता हूं पुश. और अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचूंगा, तो इसको मैं बेटा कहता हूं पुल. क्या हमने देखा? अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, खुद से दूर धक्का देता हूं तो आप इसको बोलोगे बेटा ये पुश है. अगर मैं किसी भी ब्लॉक को अपनी तरफ खींचता हूं तो मैं इसको बोलता हूं पुल. तो क्या होता है फोर्स? ए फोर्स इज ए पुश और ए पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट कॉजेस इट टू चेंज इट्स. फोर्स एक ऐसी चीज है जिससे मैं बोल सकता हूं बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन चेंज करता है. स्टेट ऑफ मोशन का मतलब, लेट अस सपोज ये मेरे पास किसी भी टेबल की सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है.
अब अगर मैं अभी देखूं इसको तो ये रेस्ट पे है, तो ये रेस्ट पे है। अगर मैं काम क्या करूं बेटा, अगर मैं चाहे इसको पुश करूं या इसको पुल करूं, चाहे पुश करूं या पुल करूं, दोनों सूरतों में बेटा ये मोशन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। इसी को मैं बोलता हूं बेटा कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता हूं तो उसकी वजह से स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाती है। या अगर कोई चीज, अगर कोई लेट अस सपोज मेरे पास कोई भी बाइसिकल है, ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन में है, अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं इन अपोजिट डायरेक्शन तो पॉसिबिलिटीज है बेटा ये जो मोशन में ऑब्जेक्ट था ये रेस्ट में आ सकता है। किस में आ सकता है? रेस्ट में आ सकता है। मतलब पहले इसकी स्टेट ऑफ मोशन क्या थी बेटा? ये मोशन में था, अब ये किस में आ गया? रेस्ट में आ गया। तो पहला पॉइंट क्या था हमारा? फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की मैं स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता हूं। दूसरा क्या है हमारे पास बेटा? डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज कर सकता हूं किसी भी ऑब्जेक्ट का। डायरेक्शन ऑफ मोशन में किसी ऑब्जेक्ट का चेंज करता हूं। लेट अस सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम रहा है, कोई भी बाइसाइकिल है लेट अस सपोज इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम रही है। मैंने क्या किया, अगर मैं इसको यहां से पुश करूंगा, अगर मैं इसको यहां से पुश करूंगा तो जो मेरा ऑब्जेक्ट अभी कहां की तरफ जा रहा था बेटा? ईस्ट की तरफ जा रहा था, तो ये आगे की तरफ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी क्या हो जाएगी बेटा? चेंज हो जाएगी। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? कि मैं कभी भी अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता हूं, मैं उसको क्या कर सकता हूं बेटा? उसकी स्पीड भी चेंज कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं बेटा? किसी ऑब्जेक्ट की, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की मैं स्पीड चेंज कर सकता हूं। लेट अस सपोज फिर से मैं यहां पे चल रहा हूं, मैं आगे की तरफ चल रहा हूं 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से या 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। अब अगर क्या हुआ, यहां से कोई मेरा दोस्त आया, कोई भी आया, इसने मुझे धक्का दे दिया आगे की तरफ, तो मैं क्या करूंगा बेटा? मेरी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, मेरी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। लेट अस सपोज मेरी स्पीड अब बन गई आगे की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो मेरी पहले क्या थी स्पीड? 2 मीटर पर सेकेंड, अब क्या बन गई? 4 मीटर पर सेकेंड। तो मैं किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड भी चेंज कर सकता हूं। किसकी वजह से बेटा? फोर्स की वजह से। अब एक और चीज, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता हूं, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता हूं तो मैं उस ऑब्जेक्ट का साइज भी चेंज कर सकता हूं। तो मैं उस ऑब्जेक्ट का साइज भी चेंज कर सकता हूं। सर कोई एग्जाम्पल है आपके पास? लेट अस सपोज ये मेरे पास एक पीस ऑफ पेपर है, ये मेरे पास एक पीस ऑफ पेपर है, इसका साइज लेट अस सपोज हम लेंगे 10 बाई 10 है, 10 बाई 10 है। लेट अस सपोज लेंथ भी इसकी 10 मीटर है या 10 सेंटीमीटर है और इसकी ब्रेड्थ भी 10 सेंटीमीटर है। अब अगर मैं क्या करूंगा, मैंने इस पे फोर्स लगाया और अब क्या हो गया, इस फोर्स की वजह से मैंने इसको पुश किया कंटिन्यूअसली इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो अब मैंने क्या देखा, ये जो इसका साइज अभी बड़ा था अब ये क्या हो गया बेटा? छोटा हो गया। इससे मैं क्या कंक्लूड करता हूं कि जब कभी मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता हूं तो उस फोर्स लगाने की वजह से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या कर सकता हूं बेटा? साइज चेंज कर सकता हूं। ऐसे ही अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे क्या लगाऊंगा बेटा? फोर्स लगाऊंगा, तो मैं उसकी शेप भी चेंज कर सकता हूं। जो अभी मैंने एग्जांपल दी, सेम एग्जांपल वहां पे भी वर्क करेगी। ये मेरे पास पेज था, इसकी कुछ बेटा ऐसे शेप थी। अब अगर मैं इसको फोर्स कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं, कंटिन्यूअसली कर रहा हूं पुश, तो इसकी जो मेरी शेप थी वो भी चेंज हो गई, वो भी चेंज हो गई। आई होप ये 5 पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। सर अब अगर फोर्स है, इसको डिनोट किससे करते हैं बेटा? फोर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल एफ से। किससे डिनोट किया जाता है बेटा? कैपिटल एफ से। फोर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, फोर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। इसके बाद जो फोर्स का एसआई यूनिट होता है, जिसमें हम जैसे कि हमारे पास लेंथ है, लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। हमारे पास मास है, मास का एसआई यूनिट क्या होता है बेटा? केजी। ऐसे ही हमारे पास जो फोर्स है इसको मेजर करने के लिए बेटा हमारे पास एक एसआई यूनिट होता है जिसको मैं बोलता हूं न्यूटन। क्या बोलता हूं बेटा? न्यूटन। और इस न्यूटन को डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल एन से। क्या करते हैं बेटा? कैपिटल एन से। अब सर इसके बाद
जो ये फोर्स है हमारे पास, क्या ये स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है? जो हमारा फोर्स होता है बेटा, याद रखेंगे आज से, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं बेटा? जिनमें मैग्नीट्यूड की भी इंपॉर्टेंस हो और डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस हो। ठीक है बेटा, और याद रखना जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो या तो बेटा हो सकती हैं पॉजिटिव, या हो सकती हैं बेटा नेगेटिव, या वो जीरो भी हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे जाके हमें इससे काम पड़ेगा, तो ये याद रखेंगे। जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, वो नेगेटिव भी हो सकती हैं, और वो जीरो भी हो सकती है। तो याद रखेंगे। इसलिए इससे हमें क्या कंक्लूड हुआ? जो हमारा फोर्स है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एज वेल एज जीरो। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद बेटा हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या? साइन कन्वेंशन ऑफ फोर्स। साइन कन्वेंशन ऑफ फोर्स। बेटा जिसको कार्टेशियन सिस्टम याद है उसको साइन कन्वेंशन आता है। सर आप क्या बोल रहे हैं? देखो बेटा, लेट अस सपोज ये मेरी y एक्सिस है। राइट साइड से मुझे पता होता है बेटा मेरी पॉजिटिव x एक्सिस होती है और लेफ्ट साइड से नेगेटिव x एक्सिस होती है, और ऊपर से पॉजिटिव y एक्सिस होती है और नीचे से क्या होती है बेटा? नेगेटिव y एक्सिस होती है। अगर कभी भी बेटा फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस, कहां लग रहा है बेटा? फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस, मतलब फोर्स लग रहा है यहां की तरफ, ईस्ट की तरफ। लाइक दिस। अगर फोर्स मेरा लग रहा है कहां की तरफ बेटा? एक्स एक्सिस की तरफ। किस एक्स एक्सिस की तरफ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो इस फोर्स को हम बोलते हैं बेटा ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। अगर कभी भी फोर्स लग रहा है बेटा नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो यहां पे जो फोर्स आता है हम बोलते हैं ये जो फोर्स होगा ये बेटा नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर कभी भी फोर्स लग रहा है बेटा ऊपर वाली डायरेक्शन में, कहां की तरफ बेटा? नॉर्थ डायरेक्शन में, तो मैं इसको बोलता हूं बेटा यहां पे फोर्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर डाउनवर्ड्स लग रहा है यहां पे मैं क्या बोलूंगा बेटा? फोर्स क्या लग रहा है बेटा? नेगेटिव लग रहा है। सर एग्जाम्पल ये कराइए। अगर मैं आपको बोलूं बेटा ईस्ट की तरफ 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो आप ऐसे नहीं लिखोगे F इज इक्वल टू 2 न्यूटन, नहीं। अगर कभी भी फोर्स लग रहा है, सॉरी, अगर कभी भी फोर्स लग रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो आप कभी ये नहीं लिख सकते हो F इज इक्वल टू 2 न्यूटन। अब अगर मैं बोलूं बेटा फोर्स लग रहा है कहां की तरफ? नेगेटिव डायरेक्शन, सॉरी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तब आप लिख सकते हो F इज इक्वल टू +2 न्यूटन। क्या बोल सकते हैं बेटा? F इज इक्वल टू +2 न्यूटन। आज से आप क्या याद रखोगे? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स भी नेगेटिव होता है। अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन में जाऊं फोर्स पॉजिटिव होता है, अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाऊं तो फोर्स क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है। इसके बाद बेटा कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कि अगर मेरे पास एक ब्लॉक है, इस पे डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, तो इस ब्लॉक पे टोटल फोर्स कितना है? इस ब्लॉक पे टोटल फोर्स कितना है? लेट अस सपोज ये मेरे पास बेटा एक ब्लॉक, ये मेरे पास एक ब्लॉक, इस ब्लॉक पे आगे की तरफ फोर्स लग रहा है बेटा F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। और पीछे की तरफ बेटा नेगेटिव एक्स में लग रहा है F इज इक्वल टू 4 न्यूटन। F इज इक्वल टू 4 न्यूटन। मुझे बोला गया है बेटा F नेट कैलकुलेट करो, टोटल फोर्स इस पे कितना लग रहा है। देखो बेटा आप क्या करोगे? आप लिखोगे सर F नेट विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2। हमें पता है नेट का मतलब क्या होता है बेटा? सम करना है। किसका सम करना है? फोर्सेस का सम करना है। तो मैंने F नेट क्या लिखा बेटा इस ब्लॉक पे? F1 प्लस F2। अब क्या करेंगे? लेट अस सपोज ये मेरा F1 है, ये मेरा F1 है, तो F1 की जगह में क्या डालूंगा बेटा? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। वेरी गुड।
इसके बाद ये प्लस वापस लिखूंगा। अब क्या होगा बेटा, F2 क्या होगा, +4 न्यूटन के -4 न्यूटन। सर नेगेटिव एक्स एक्सिस में लग रहा है तो -4 न्यूटन होगा, तो आप लिखोगे बेटा यहां पे -4 न्यूटन। ठीक है, इसके बाद 10 न्यूटन वापस लिखूंगा, प्लस माइनस, तो यहां पे 4 वापस आएगा, तो टोटल इस पे फोर्स कितना लगा, 10 - 4, ये लगा 6 न्यूटन। पॉजिटिव की नेगेटिव, सर पॉजिटिव। तो इससे हमें समझ क्या आया, जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये कहां की तरफ भाग रहा होगा, टोटली ये आगे की तरफ भाग रहा होगा। ठीक है, ये एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में भाग रहा होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। लेट अस सपोज ये मेरे पास एक ब्लॉक है, ओके, इस पे फोर्स लग रहा है एक आगे की तरफ, F1 = 10 न्यूटन। एक फोर्स लग रहा है बेटा नीचे की तरफ, F2 = 10 न्यूटन। F2 = 10 न्यूटन। हमें कैलकुलेट क्या करना है बेटा, टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है, तो F नेट हमें कैलकुलेट करना है। इट विल बी F1 + F2, F1 + F2। F1 कितना है हमारा, 10 न्यूटन। कितना है बेटा, 10 न्यूटन। पॉजिटिव की नेगेटिव, सर ऊपर जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, प्लस वापस लिखेंगे बेटा। F2 कितना है, 10 न्यूटन। कितना है बेटा, 10 न्यूटन। तो ये पॉजिटिव 10 न्यूटन होगा कि नेगेटिव, सर नीचे जा रहे हो तो माइनस का होगा, तो ब्रैकेट में आएगा -10। 10 - 10, इट विल बी 0। इट विल बी 0। इसका मतलब क्या है, टोटली अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को देखूं, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। लेट अस सपोज मैं ब्लॉक, मुझे राइट साइड से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और लेफ्ट साइड से भी क्या लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स। क्या मैं यहां से हिल पाऊंगा, नो सर। क्यों नहीं हिल पाऊंगा, जितना यहां से खींचने वाले की पावर है उतना ही क्या है बेटा, यहां से खींचने की वाले की पावर, तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल, और मैं अपनी ही स्टेट में क्या रहूंगा बेटा, कांस्टेंट रहूंगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बेटा अब हमारे पास फोर्स की कुछ क्लासिफिकेशंस आती हैं। क्या क्या क्लासिफिकेशन आती है, जो हमारी पहली क्लासिफिकेशन है फोर्स की, वो है ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। इस वाली क्लासिफिकेशन में हमारे पास दो सब टॉपिक्स आएंगे, दो सब टॉपिक्स आएंगे या दो क्लासिफिकेशन हम बोल सकते हैं। क्या क्या, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। सब ऑलमोस्ट जितने भी स्कूल्स के एग्जाम्स होते हैं ये वाला सवाल पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। व्हाट आर बैलेंस्ड फोर्सेस? बैलेंस्ड फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे मैं तब बोलूंगा बैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं जब उनका रिजल्टेंट फोर्स 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बेटा, 0 के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल ब्लॉक है मेरे पास, आगे की तरफ 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, पीछे की तरफ भी कितना लग रहा है बेटा, 2 न्यूटन का फोर्स। तो F नेट किसके बराबर आएगा, F1 + F2। F1 + F2। F1 कितना होगा बेटा, 2 न्यूटन, प्लस वापस क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव आएगा, और प्लस मैंने वापस लिखा। F2 के बदले क्या लिखूंगा बेटा, -2 न्यूटन। इट विल बिकम 2 - 2, वही हमारा क्या बन जाएगा बेटा, 0। क्या बन जाएगा, 0। तो इस ब्लॉक पे अगर F नेट 0 आया तो वो कौन से फोर्सेस होंगे बेटा, बैलेंस्ड फोर्सेस होंगे। क्या होंगे बेटा, बैलेंस्ड फोर्सेस होंगे। इसके बाद बैलेंस्ड फोर्सेस में क्या होता है, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। लेट अस सपोज मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, मुझ पे यहां से लग रहा है 2 न्यूटन का फोर्स और यहां से भी लग रहा है 2 न्यूटन का फोर्स। मैं रेस्ट में हूं स्टार्टिंग में। फोर्स लगने के बाद क्या मैं मोशन में आ सकता हूं, नो सर। क्यों, आप पे टोटल जो फोर्स लगने वाला है वो कितना है बेटा, 0 है। अगर टोटल फोर्स ही 0 है तो मेरी स्टेट ऑफ मोशन कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। इसके बाद इन बैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से कभी भी किसी ऑब्जेक्ट की क्या नहीं चेंज हो सकती है बेटा, डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन। लेट अस सपोज, इस पॉइंट को यहां समझेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट आगे की तरफ दौड़ रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट आगे की तरफ दौड़ रहा है और यहां से इसका दोस्त आया, इसने इसको यहां की तरफ खींचा 2 न्यूटन के फोर्स से।
कितने न्यूटन के फोर्स से बेटा? 2 न्यूटन के फोर्स से। अब जो ही पहला दोस्त आया, दूसरे दोस्त ने बोला मैं क्यों साइड में रहूं, वो भी आया और उसने भी अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाया बेटा? 2 न्यूटन का फोर्स। 2 न्यूटन का फोर्स। ये चल कहां की तरफ रहा था बेटा? आगे की तरफ। अगर इस पे बैलेंस्ड फोर्सेस लगे, क्यों? इन दोनों फोर्सेस का सम कितना होगा बेटा? 0 होगा। तो ये बैलेंस्ड फोर्सेस है। क्या इनकी वजह से डायरेक्शन चेंज होगी? नहीं होगी बेटा। क्यों? जब इन फोर्सेस का कोई इफेक्ट ही नहीं आया इस ऑब्जेक्ट पे, तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से शेप चेंज हो सकती है। बैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से शेप चेंज हो सकती है। सर कैसे? लेट अस सपोज मेरे पास एक रबर बैंड है। मेरे पास एक रबर बैंड है, ठीक है? इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास एक रबर बैंड है ऐसे, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूं? मैं आगे की तरफ इसको खींच रहा हूं 1 न्यूटन के फोर्स से, पीछे की तरफ खींच रहा हूं 1 न्यूटन के फोर्स से। तो मैं क्या देखूंगा? ये जो मेरा रबर बैंड अभी सर्कुलर शेप में है, जो ही मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा ऐसे, आगे की तरफ भी 1 न्यूटन, पीछे की तरफ भी 1 न्यूटन, इसकी जो शेप है वो ऐसी कुछ चेंज हो जाएगी, वो इलोंगेट हो जाएगी। अब हमने क्या देखा? बैलेंस्ड फोर्सेस मैंने लगाए, मगर मैंने क्या देखा बेटा? कुछ ऐसे सबस्टेंसेस थे जिनमें क्या हो रही थी बेटा? शेप चेंज हो रही थी। सर अगर मैं कोई भी ब्रिक लूंगा, लेट अस सपोज मैंने एक ब्रिक ली, अब अगर मैंने इस पे आगे 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, पीछे 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, सर क्या इसकी जो हमारी पास शेप है क्या ये चेंज हो जाएगी? मैं बोलूंगा पॉसिबिलिटी है कि नहीं हो जाएगी। सॉलिड्स में हम क्या बोलते हैं बेटा? क्योंकि सॉलिड की शेप डेफिनेट होती है, तो हम बोलते हैं बेटा अगर हम इन पे बैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं तो बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि ये इनकी क्या चेंज कर दे बेटा? शेप चेंज कर दे। मगर वो वाले ऑब्जेक्ट जिनमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है, उनकी ये शेप चेंज कर सकता है। ये था हमारा बेटा कौन सा वाला फोर्स? बैलेंस्ड फोर्स। अब आते हैं बेटा अनबैलेंस्ड फोर्सेस की तरफ। क्या होते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस? सर वो वाले फोर्सेस जिनका एफ नेट 0 के बराबर ना हो, जिनका एफ नेट 0 के बराबर ना हो। लेट अस सपोज ये मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैं आगे की तरफ खींच रहा हूं इसको 10 न्यूटन के फोर्स से और पीछे की तरफ खींच रहा हूं इसको 2 न्यूटन के फोर्स से। कितने न्यूटन के फोर्स से बेटा? 2 न्यूटन के फोर्स से। अब अगर मैं आपको बोलूंगा बेटा कैलकुलेट करो एफ नेट, आप क्या बोलोगे? सर F1 प्लस F2 एज इट इज जो हमने सीखा। F1 के बदले आप डालोगे प्लस 10 न्यूटन, ये प्लस भी वापस डालोगे। इस F2 के बदले क्या डालोगे बेटा? -2 न्यूटन। क्या डालोगे बेटा? -2 न्यूटन। अब जो ही मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये बनेगा 10 - 2, वो बनेगा बेटा किसके बराबर? 8 न्यूटन के बराबर। जो हमारा 8 है ये 0 के बराबर नहीं है। तो इन दो फोर्सेस को, ये जो मेरे फोर्सेस हैं F2 और F1, इनको मैं यहां पे एक खास नाम दूंगा जिनको मैं बोलूंगा अनबैलेंस्ड फोर्सेस। क्या बोलूंगा बेटा? अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से क्या होता है बेटा? स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाती है। स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाती है। कैसे सर? मैं यहां पे हूं, आई एम एट रेस्ट, यहां से कोई आया जिसने मुझे 3 न्यूटन के फोर्स से खींचा टुवर्ड्स राइट, और यहां से कोई इंसान आया जिसने मुझ पे 6 न्यूटन का फोर्स लगाया टुवर्ड्स लेफ्ट। कहां की तरफ जाऊंगा बेटा? सर जहां की तरफ फोर्स ज्यादा लगेगा। अभी मैं कहां पे था? रेस्ट पे। जो ही मुझे यहां की तरफ फोर्स ज्यादा मिलेगा तो मैं कहां की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगा बेटा? यहां की टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है? जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पे क्या लगता है बेटा? अनबैलेंस्ड फोर्सेस लगते हैं, तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, यहां पे 10 न्यूटन का फोर्स है, यहां पे 2 न्यूटन का फोर्स है, ऑब्जेक्ट कहां जाएगा? टुवर्ड्स राइट जाएगा। ये रेस्ट पे था, आप किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। तो इसकी स्टेट ऑफ मोशन क्या हो गई बेटा? चेंज हो। अब क्या होगा? इन अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो जाती है। कैसे? सेम एग्जांपल लेंगे। कोई ऑब्जेक्ट आगे की तरफ चल रहा है, नॉर्मली चल रहा है, यहां से क्या आया? एक दोस्त आया, उसने इसको यहां की तरफ खींचा, और एक दोस्त आया जिसने इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचा। ठीक है बेटा? अब
इस वाले ने, ये जो पहला वाला बंदा था, इसने लगाया 10 न्यूटन का फोर्स और इसने लगाया 5 न्यूटन का फोर्स। बेटा क्या होगा, क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहां की तरफ टिल्ट हो जाएगा, यहां की तरफ टिल्ट हो जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, चेंज। क्यों, जा रहा यहां से था, अब फोर्स की वजह से कहां की तरफ जाने लगा, इस डायरेक्शन में जाने लगा। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी क्या हो गई बेटा, चेंज हो गई। इसके बाद दूसरी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ, वो किस पे था बेटा, रिजल्टेंट फोर्स के बेसिस पे। ये किस पे है बेटा, कांटेक्ट के बेसिस पे। तो कांटेक्ट के बेसिस पे हमारे पास बेटा दो क्लासिफिकेशन आएंगी फिर से। एक को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्सेस, दूसरे को बोलते हैं बेटा नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। नाम से ही पता चलता है कांटेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं बेटा। A contact force occurs when two objects are in direct contact। मतलब contact forces तब मैं बोलूंगा उस फोर्स को contact force, उस पुश या पुल को मैं तब बोलूंगा contact force है जब ऑब्जेक्ट दो के बीच में क्या होगा बेटा, फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा। क्या होगा, फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा। लेट अस सपोज ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। अगर मुझे इसको अपलिफ्ट करना है, क्या करना है बेटा, अपलिफ्ट करना है, मतलब पुल करना है, क्योंकि अपनी तरफ खींच रहा हूं। मगर क्या अगर मैं इसको टच ना करूं, क्या मैं अगर इसको टच ना करूं, क्या ये ऊपर उठ सकता है, नेवर एवर। अगर मुझे यहां पे फोर्स अप्लाई करना है तो मुझे ऑब्जेक्ट के साथ क्या करना पड़ेगा बेटा, टच, फिजिकल इंटरेक्शन करनी पड़ेगी, तब जाके मैं इसको क्या कर पाऊंगा बेटा, अपलिफ्ट कर पाऊंगा। ऐसे वाले फोर्सेस जो तब लगते हैं जब डायरेक्ट कांटेक्ट हो ऑब्जेक्ट के साथ या दो ऑब्जेक्ट्स का, उन वाले फोर्सेस को मैं बोलता हूं बेटा कांटेक्ट फोर्सेस, कांटेक्ट फोर्सेस। अब हमारे एनसीईआरटी में बेटा इसके कुछ टाइप्स भी दिए हैं। क्या क्या बेटा, एक है मस्कुलर फोर्स, दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स। एक है मस्कुलर फोर्स, दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स। सर व्हाट आर मस्कुलर फोर्सेस? मस्कुलर फोर्सेस कुछ नहीं बेटा, मस्कुलर फोर्सेस वो पुश या पुल है, मस्कुलर फोर्सेस वो पुश या पुल है जिसमें क्या होता है बेटा, हमारी मसल्स इन्वॉल्व हो, हमारी मसल्स इन्वॉल्व हो। सर फिर से यही एग्जांपल, हाँ सर यही एग्जांपल होगी। ये मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट, ये मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, मुझे इसको अपलिफ्ट करना है। जब तक मैं अपनी मसल्स का इस्तेमाल ना करूं, क्या मैं इसको उठा पाऊंगा? अगर मैं ऊपर रहूं, ऐसे हाथ को ऐसे रखूं, अपने मसल्स का कोई भी काम ना करूं, क्या ये ऑब्जेक्ट खुद ब खुद ऊपर आ सकता है? नहीं आ सकता। सर अगर आपको इस ऑब्जेक्ट को अपलिफ्ट करना है तो आपको अपनी मसल्स क्या करनी पड़ेंगी बेटा, उनका काम लेना पड़ेगा और इसको अपलिफ्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे वाले फोर्सेस जिनमें हमारी मसल्स की इन्वॉल्वमेंट हो, बाय यूजिंग आवर मसल्स हम पुश या पुल दिखाएं, ऐसे वाले फोर्सेस को मैं क्या नाम देता हूं बेटा, क्या देता हूं बेटा, मस्कुलर फोर्सेस। अब हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है बेटा। इस फ्रिक्शनल फोर्स की इंपॉर्टेंस इतनी है कि आप लोगों के हमारे एनसीईआरटी में या सीबीएसई में इस पे एक होली एंड सोली एक चैप्टर बनाया गया है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, अच्छे से इलॉबरेटली देखेंगे। फिलहाल हम नॉर्मली समझेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है। फ्रिक्शनल फोर्स वो वाला फोर्स होता है बेटा जो किसी भी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। क्या करता है बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। सर एग्जाम्पल जो हमने देखा हुआ हो, लेट अस सपोज कोई भी क्रिकेटर आया, उसने शॉट मारा। क्या मारा बेटा, शॉट मारा। तो उसकी जो बॉल है क्या वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है कि एक टाइम पे वो रुक जाती है? सर एक टाइम पे वो रुक जाती है। लेट अस सपोज यहाँ पे बैट्समैन ने इसको हिट किया तो ये बॉल आगे चलेगी, आगे चलेगी, आगे चलेगी। एट द एंड एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे रेस्ट पे आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा, रेस्ट पे आ जाएगी। सर इसके बीच में क्या ऐसा हुआ कि ये रेस्ट पे आ गई? क्या हुआ बेटा, इसके बीच में सर क्या ऐसा हुआ कि ये रेस्ट पे आ गई? मैं बोलूंगा यहां से बेटा, जो ये ग्राउंड है, इसकी जो सरफेस है, ये जो ग्राउंड है, इसकी जो सरफेस है, ये इस बॉल की सरफेस के साथ इंटरलॉकिंग करती है। क्या करती है बेटा, इंटरलॉकिंग करती है। और अगर हमारा जो फोर्स है बॉल की जो अपनी डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये पीछे की तरफ इसको लग रहा होगा। क्या होगा, होता होगा बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है, अगर एक किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, रिलेटिव मोशन दिखा रहे हैं, तो जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है और जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है, अगर ऊपर वाला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे चल रहा है और ये चल रहा है टुवर्ड्स राइट,
जो मेरा नीचे वाला ऑब्जेक्ट है, या नीचे वाला ऑब्जेक्ट है, ये कहां की तरफ इसको फोर्स लगा रहा होगा बेटा, इन अपोजिट डायरेक्शन, उसी फोर्स को मैं बोलूंगा क्या बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलूंगा? तो क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स वो वाला फोर्स होता है जो दो ऑब्जेक्ट्स की रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, मतलब उसको रुकाने में हेल्प करता है, उसको रोकने पे मजबूर करता है। इसके बाद ये तो नॉन कांटेक्ट फोर्स था। इसके बाद हमारा आएगा बेटा नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्या आएगा बेटा? वो तो था हमारे कांटेक्ट फोर्स। अब क्या आएंगे हमारे पास? नॉन कांटेक्ट फोर्स। सर नॉन कांटेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है बेटा, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस वो वाले फोर्सेस होते हैं जिनमें फिजिकल टच की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती, फिजिकल टच भी की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट्स विदाउट फिजिकल टच, वो वाले फोर्सेस जिनमें फिजिकल टच नहीं होता मगर फोर्स फिर भी लगता है, फोर्स फिर भी लगता है। इसके कुछ टाइप्स है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वी विल स्टार्ट विद ग्रेविटेशनल फोर्स। वी विल स्टार्ट विद ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बेटा? वो वाला फोर्स जो अर्थ एक्सर्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जिसके पास मास, जिसके पास, अगर ये मेरे पास पेन है, अगर मैं इसको यहां से रिलीज करूंगा, क्या ये ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा बेटा? सर नीचे आएगा। एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन, ये रेस्ट पे था यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन कब चेंज करता है? जब उस पे क्या लगता है बेटा? फोर्स। और कहां की तरफ? जहां की तरफ उस पे फोर्स लगता है वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन उधरी की तरफ शिफ्ट करता है या उसी डायरेक्शन में मोशन दिखाता है। अगर मेरे पास ये सरफेस ऑफ ग्राउंड है, मतलब मेरा फ्लोर है, ठीक है, मैं यहां से किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं, तो मैं क्या देखता हूं? ये नीचे आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? नीचे आ जाता है। कोई ऑब्जेक्ट कब नीचे आएगा या ऊपर जाएगा? जब उस पे क्या लग रहा होगा? फोर्स। अब ये फोर्स लगा कौन रहा है बेटा? अर्थ लग रहा है। अर्थ का कौन सा पार्ट लगा रहा है बेटा? सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ ये खींच रहा होगा, मगर किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से बेटा? ग्रेविटी की वजह से। और जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बेटा, ये सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लगता है। कहां की तरफ लगता है? सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये मेरी अर्थ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां पे है बेटा, सेंटर ऑफ अर्थ ये है, तो फोर्स कहां की तरफ टेंड करेगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब इसको कहां की तरफ ले जाएगा बेटा? नीचे की तरफ। अब इस फोर्स को अगर मुझे निकालना है, अगर मुझे न्यूमेरिकल आया तो मुझे अगर ये निकालना है, तो ये होता है बेटा, इसकी एक फॉर्मूला होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की, ये होती है बेटा G(m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, अपॉन r स्क्वायर। ठीक है बेटा? What is G here? It is universal law of gravitation. Universal law of gravitation. ठीक है? What is m1? Mass of object. What is m1? Mass of object in this particular example. And what is m2? Mass of earth. Mass of earth. What is r here? Distance of separation. Distance of separation. कितनी दूर सरफेस ऑफ अर्थ से, कितना दूर सरफेस ऑफ अर्थ से मेरा ऑब्जेक्ट है, इसी को मैं क्या बोलूंगा बेटा? यहां पे r बोलूंगा। ठीक है? तो सरफेस ऑफ अर्थ ये है, तो यहां से कितनी सेपरेशन है हमारे ऑब्जेक्ट से। ठीक है बेटा? ये था हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद बेटा एक और फोर्स होता है जिसको फिजिकल टच की जरूरत नहीं पड़ती, उसको कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ये हर किसी बच्चे ने किया होगा। हम क्या करते थे बचपन में, अगर मेरे पास दो मैग्नेट्स, अगर मेरे पास दो मैग्नेट्स है, मैं इनको क्लोज लाता हूं। क्या लाता हूं बेटा? मैं इनको क्लोज लाता हूं। ये क्या करते थे? या तो ये एक दूसरे से दूर जाते थे या एक दूसरे के साथ चिपक जाते थे। हम इनको फिजिकल टच नहीं कराते, मतलब इनको हम टच नहीं कराते थे। अगर मैं इनको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे भी रखता था, ये फिर भी क्या करते थे? या तो एक दूसरे को दूर फेंकते थे या एक दूसरे को क्या करते थे बेटा? अट्रैक्ट करते थे। इसके पीछे साइंस क्या थी हम देखेंगे बेटा। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक फोर्स वो वाला फोर्स होता है जो कौन एक्सर्ट करते हैं बेटा? मैग्नेट्स एक्सर्ट करते हैं। सर मैग्नेट्स के पास ऐसी क्या चीज होती है कि ये एक डिस्टेंस पे ही अपना फोर्स जनरेट कर पाते हैं? इनके पास होता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? लेट अस सपोज ये मेरे पास एक मैग्नेट है,
बार मैग्नेट है मेरे पास। हमें पता है बेटा मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इस मैग्नेट के अराउंड एक ऐसी स्पेस होती है बेटा जहां तक ये अपना फोर्स एक्सर्ट कर पाता है, जहां तक ये अपना फोर्स एक्सर्ट कर पाता है। लेट अस सपोज अगर मैंने दूसरे मैग्नेट को यहां पे रखा, इन दोनों के बीच में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। अब अगर मैंने मैग्नेट को यहां पे रखा, फिर से मैं क्या देखूंगा बेटा, इन दोनों के बीच में कोई भी फोर्स नहीं लगा। जो ही मैं दूसरे मैग्नेट को पहले मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में लाऊंगा, क्या लाऊंगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में लाऊंगा, ये मैग्नेट इस पे अब क्या करना स्टार्ट करेगा बेटा, फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा। वेदर इट कैन बी अट्रैक्टिव, मतलब अपनी तरफ खींचेगा, या खुद से दूर फेंकेगा, मतलब रिपल्सिव होगा। सर कब होगा अट्रैक्टिव, कब होगा रिपल्सिव, ये आप देखते हैं। ये मेरे पास लेट अस सपोज मैग्नेट नंबर 1 है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब अगर दूसरा मैग्नेट लाऊंगा और नॉर्थ पोल के सामने नॉर्थ पोल रखूंगा, आए ना दोनों बेटा सामने, तो ये मैग्नेट इस पे लगाएगा बेटा रिपल्सिव फोर्स, मतलब दूर फेंकेगा। क्या करेगा बेटा, दूर फेंकेगा इसको। ठीक है, दूसरी क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी बन सकती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब मैं और क्या करूंगा बेटा, यहां से एक मैग्नेट लाऊंगा और यहां से साउथ, यहां से नॉर्थ रखूंगा। लेट अस सपोज, तो फिर से क्या आ गया, साउथ और साउथ क्या आ गया, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में साथ साथ आ गए। फिर से ये एक दूसरे पे कौन सा फोर्स लगाएंगे बेटा, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। कौन सा फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। मगर जो ही मैं क्या काम करूंगा बेटा, मैं एक मैग्नेट लाऊंगा, दूसरा मैग्नेट लाऊंगा, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, ये यहां से मैं साउथ रखूंगा, उल्टा करूंगा मैग्नेट को, और यहां से नॉर्थ रखूंगा। लेट अस सपोज अब क्या हो गया बेटा, अपोजिट पोल्स आ गए, ये नॉर्थ ये साउथ। अब क्या होगा बेटा, ये एक दूसरे पे लगाएंगे फोर्स, मगर कौन सा फोर्स बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स, एक दूसरे की तरफ खींचेंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो यहां से मैंने कंक्लूड क्या किया, जब कभी भी सेम काइंड ऑफ पोल्स, मतलब लाइक पोल्स एक दूसरे के साथ साथ होते हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं। तो हम लिखेंगे बेटा लाइक पोल्स क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और जो अनलाइक पोल्स है, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को बेटा अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था बेटा, मैग्नेटिक फोर्स। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या है हमारे पास बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन दिखाता है, जैसे हमने मैग्नेटिक फोर्स देखा, वो कौन दिखाते थे बेटा, मैग्नेट। क्यों दिखाते थे, क्योंकि उनके पास क्या होता था बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन दिखाते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिखाते हैं बेटा हमारे पास चार्जेस। कौन दिखाते हैं, चार्ज। ठीक है, और हमें पता है बेटा हमारे पास कितने टाइप के चार्जेस प्रेजेंट हैं, 2 टाइप्स। सर कौन कौन सा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब सर अगर मैं किसी भी पॉजिटिव चार्ज को रखूंगा प्लस क्यू, क्योंकि चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू, चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू। अगर मैं किसी भी पॉजिटिव चार्ज को यहां पे रखूंगा, सर कैसे ये बिना कांटेक्ट में आए ही अपना फोर्स एक्सर्ट कर पाता है। जैसे मैग्नेट्स में मैग्नेटिक फील्ड था, यहां पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मतलब ये इस स्पेस तक अपना फोर्स एक्सर्ट कर पाता है। अगर मैं क्या करूंगा काम बेटा, यहां पे कोई और चार्ज रखूंगा, क्या ये इस पे फोर्स लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को या चार्ज को यहां पे रखूंगा, सर क्या फोर्स लगेगा, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। जो ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आऊंगा, लेट अस सपोज यहां पे, अब क्या होगा बेटा, ये वाला चार्ज इस पे क्या लगाएगा बेटा, फोर्स। सर कौन सा फोर्स, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, वो डिपेंड करेगा कि बेटा ये कौन सा चार्ज है। सर हम कैसे देखेंगे कब अट्रैक्टिव होगा, कब रिपल्सिव होगा। सेम एग्जांपल यहां पे भी है बेटा, अगर कभी भी
एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई और पॉजिटिव चार्ज आया, क्या आया बेटा, पॉजिटिव चार्ज, अगर ये पॉजिटिव होता तो ये इसको क्या करता बेटा, रिपेल करता, क्या करता बेटा, रिपेल करता। और अगर मैं यहां से कोई भी नेगेटिव चार्ज को लाऊंगा तो ये इसको क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा। तो सर क्या मैं यहां से कंक्लूड करूं, जब कभी भी लाइक चार्जेस को एक दूसरे के सामने रखते हैं, जब कभी भी लाइक चार्जेस को एक दूसरे के सामने रखते हैं तो ये एक दूसरे को बेटा रिपेल करते हैं, क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं। और जब कभी भी मैं, सेम एग्जांपल इसके साथ होगी माइनस और माइनस के साथ, मगर जो ही मैं बेटा या तो प्लस माइनस रखूंगा या माइनस प्लस रखूंगा, अनलाइक है, डिफरेंट डिफरेंट चार्ज एक दूसरे के सामने हैं, तो यहां पे बेटा क्या होती है, अट्रैक्शन, क्या होती है बेटा, अट्रैक्शन। ये था हमारा बेटा कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके बाद हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज प्रेशर, दैट इज प्रेशर। क्या होता है प्रेशर बेटा, लेट अस सपोज ये मेरे पास कोई भी सरफेस है, ये मेरे पास कोई भी सरफेस है, ये मेरे पास कोई भी सरफेस है। अगर मैं इसका बेटा एक यूनिट वॉल्यूम देखूं, एक छोटा सा पार्ट देखूं, क्या देखूं बेटा, एक छोटा सा पार्ट, एक यूनिट वॉल्यूम देखूं या यूनिट एरिया, सॉरी यूनिट एरिया, या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर। मैंने क्या लिया बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, इसका क्या देखा बेटा, एक यूनिट एरिया देखा हमने। अब अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं, अब अगर मैं इसी यूनिट एरिया पे फोर्स लगाऊं किसी भी डायरेक्शन में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, ठीक है, मैं इस पे क्या लगा रहा हूं बेटा, फोर्स लगा रहा हूं। अब अगर मैं यही देखूं कि कितना फोर्स लग रहा है यूनिट एरिया, किस पे लग रहा है बेटा, यूनिट एरिया पे, कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है इस छोटे से एरिया पे, इसी को मैं बोलता हूं बेटा, इस यूनिट एरिया पे कितना प्रेशर लग रहा है। फिर से बोलूंगा, क्या मैंने बोला, किसी भी ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, इसी को मैं एक और नाम देता हूं, क्या बोलता हूं बेटा, प्रेशर। मतलब ये प्रेशर मुझे क्या समझाएगा कि इस यूनिट एरिया पे, इस छोटे से एरिया पे कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। और इस प्रेशर को निकालने की एक फॉर्मूला होती है बेटा हमारे पास, कितना फोर्स किस पे लग रहा है बेटा, एरिया पे, कितना लग रहा है, किस पे लग रहा है, एरिया। मगर ये एरिया क्या होना चाहिए बेटा, यूनिट एरिया होना चाहिए, ठीक है। या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लो या 1 स्क्वायर मीटर ले लो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। यहां पे भी यही है, प्रेशर क्या होता है बेटा, कितना फोर्स कितने यूनिट एरिया पे लग रहा है, उसी को मैं क्या बोलता हूं बेटा, प्रेशर बोलता हूं। अब इस प्रेशर का सर ऐसा यूनिट क्या होता है, इस प्रेशर के 2 यूनिट्स होते हैं, इस प्रेशर के यहां पे हम 2 यूनिट्स निकाल सकते हैं। एक तो वो वाला यूनिट जो फॉर्मूला से आएगा, और एक वो वाला यूनिट बेटा जो कहां से मैं ला सकता हूं बेटा, जो हमें एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट ने दिया है, ठीक है। फॉर्मूला से कैसे निकालूंगा, मुझे पता है प्रेशर क्या होता है बेटा, कितना फोर्स पर यूनिट एरिया पे लगा, कितना फोर्स पर यूनिट एरिया पे लगा। तो जो इसका यूनिट होगा वही किसका होगा, इसका, क्योंकि बीच में किसकी साइन है बेटा, इक्वलिटी की साइन है। तो मुझे पता है बेटा फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का क्या होता है, स्क्वायर मीटर। तो मैं बोल सकता हूं यूनिट ऑफ प्रेशर किसके बराबर होगा, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। सर ऐसा यूनिट क्या अलग होता है, हाँ बेटा ऐसा यूनिट अलग होता है जिसको हम बेटा बोलते हैं पास्कल, क्या बोलते हैं, पास्कल, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P एंड स्मॉल ए, कैपिटल P एंड स्मॉल है। सर इससे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, क्या ये 2 यूनिट सेम होते हैं, क्या ये 2 यूनिट्स सेम होते हैं, कौन कौन सा बेटा, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर और ये पास्कल। ये है सवाल, क्या पास्कल बराबर होता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर।
मैं बोलूंगा हाँ। अब बोलोगे सर क्यों? क्योंकि दोनों क्या है बेटा, प्रेशर के ही यूनिट्स हैं। और मैथमेटिकली भी बोल सकता हूं, जब कभी भी लेफ्ट हैंड साइड किसी भी दो इक्वेशंस का सेम होता है तो उनका राइट हैंड साइड भी क्या होता है, सेम। यहां पे प्रेशर लेफ्ट हैंड साइड है, प्रेशर का यूनिट है यहां से, तो यहां पे क्या आया बेटा, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। यहां पे क्या आया, पास्कल। क्या आया बेटा, पास्कल। तो मैं लिख सकता हूं पास्कल किसके बराबर होता है असली, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। सर ये क्यों आपने लिखा, इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है? हाँ बेटा, आप लोगों के एग्जाम में सवाल एक आता है जहां पे लिखा होता है डिफाइन 1 पास्कल of pressure. Define 1 pascal of pressure. सर कैसे करते हैं ऐसे सवालों को? एक ही बार याद रखेंगे, हर कहीं पे चल जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, जिस चीज का पूछा है उसकी फॉर्मूला लिखो। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया। सर सब के ऐसा यूनिट लिखो। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा, पास्कल। फोर्स का क्या होता है बेटा, न्यूटन। और एरिया का क्या होता है बेटा, स्क्वायर मीटर। सर मुझे पास्कल निकालना है कि मुझे 1 पास्कल निकालना है? 1 पास्कल निकालना है बेटा, तो सब जगह 1 डाल दो, कुछ फर्क पड़ेगी? सर नहीं पड़ेगी। तो हम कब बोलेंगे प्रेशर इज 1 पास्कल? प्रेशर इज सेड टू बी 1 पास्कल। प्रेशर कब होगा 1 पास्कल? जब किसी भी यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगेगा बेटा, 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा। मतलब अगर ये मेरे पास यूनिट एरिया है 1 स्क्वायर मीटर है, अगर इस पे फोर्स लग रहा है बेटा 1 न्यूटन का, कितना लग रहा है, 1 न्यूटन का, तो जो यहां पे प्रेशर लग रहा होगा वो कितना होगा बेटा, 1 पास्कल। 1 पास्कल। ठीक है बेटा, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, प्रेशर इज सेड टू बी 1 पास्कल व्हेन फोर्स ऑफ, कितना फोर्स, 1 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 1 स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया। 1 स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया। याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये था हमारा प्रेशर। इसके बाद बेटा हमें पढ़ना है प्रेशर इन फ्लूइड्स। प्रेशर इन फ्लूइड्स, ठीक है बेटा। अब सबसे पहले अगर मैं प्रेशर इन फ्लूइड्स पढ़ाऊंगा तो मुझे सबसे पहले पता क्या होना चाहिए बेटा, फ्लूइड होता क्या है। फ्लूइड होता क्या है, what is fluid? Fluid is any substance. Fluid is any substance that can flow. That can flow. बहुत सारे बच्चों के में क्या डाउट होता है बेटा, उनको लगता है फ्लूइड खाली लिक्विड होता है। नहीं, अगर मैं देखूं बेटा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है हमारे पास। इनमें बेटा खाली सॉलिड फ्लूइड नहीं होता, क्योंकि ये फ्लो नहीं कर पाता। लिक्विड भी फ्लो करता है और गैस भी फ्लो करता है। तो हम क्या बोलेंगे, among 3 states of matter liquid and gas are called as fluids। are called as fluids। फ्लूइड क्या होता है, कोई भी सबस्टेंस जो फ्लो कर पाता है। और हमारे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में कौन कौन सा है बेटा, लिक्विड एंड गैस और फ्लूइड्स। ठीक है बेटा। अब हमें पढ़ना है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स का मतलब क्या है कि जो प्रेशर लिक्विड्स एक्सर्ट करेंगे किसी भी बॉडी पे, उसको मैं क्या बोलूंगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। अब सवाल है सर प्रेशर होता क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगा, उसी को मैं क्या बोलता हूं, प्रेशर। सर हमें बताइए, अगर ये मैं कोई भी कंटेनर लूंगा, कोई भी बोतल मैंने ली, इसके अंदर मैंने पानी भरा, इसके अंदर मैंने पानी भरा, तो फोर्स कैसे एक्सर्ट होता है। वाटर के पास या फ्लूइड के पास ऐसी क्या चीज होती है जिसकी वजह से बेटा क्या होता है, फोर्स एक्सर्ट हो पाता है। हमें पता है बेटा वाटर का अपना क्या होता है,
कुछ मास होगा इसका, ठीक है। अगर इसके पास मास है, अगर इसके पास मास है तो इसके पास वेट भी होगा। व्हाट इज वेट? याद रखना बेटा, वेट और मास कभी भी सेम नहीं होते। ये हमें हमारी मिसकंसेप्शन है कि वेट और मास सेम होता है। वेट क्या होता है बेटा? वेट होता है बराबर मास को मल्टीप्लाई करो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। किससे करो बेटा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी असल में होती है बेटा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मगर न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हम इसको अप्रोक्सीमेटली लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 kg, कितना है बेटा? 10 kg, तो उसका वेट कितना होगा? 10 इंटू, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 10 इंटू 10 कितना होगा बेटा? 100 होगा। सर यूनिट केजी आएगा? नेवर एवर, हमेशा यूनिट आता है न्यूटन। क्या आता है? न्यूटन। और न्यूटन किसका ऐसा यूनिट होता है बेटा? फोर्स का। तो हमने यहां से क्या देखा? जो हमारा वेट है इट इज एक्चुअली ए फोर्स, इट इज एक्चुअली ए फोर्स, जो कहां की तरफ अप्लाई हो रहा है बेटा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे कौन आ गया बेटा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां की तरफ होती है बेटा? नीचे की तरफ होती है। अब सवाल है सर, क्या इस ऑब्जेक्ट में या क्या इस कंटेनर में अगर मैंने पानी भरा तो पानी के पास ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से फोर्स लगता है? पानी के पास अगर मास होता है तो क्या होता है बेटा? वेट होता है। अगर वेट होता है, वेट असल में क्या है बेटा? फोर्स। तो पानी के पास क्या ऐसी चीज होती है बेटा जिससे प्रेशर आता है? दैट इज वेट, दैट इज यही वेट असल में क्या है बेटा? फोर्स है। तो यही वेट इस कंटेनर में क्या लग रहा है? हर किसी स्क्वायर मीटर पे या हर किसी यूनिट एरिया पे लग रहा है इन दिस डायरेक्शन। क्योंकि अगर मेरे पास कंटेनर है, अगर मेरे पास कंटेनर है, अगर मैं इस वाटर ड्रॉपलेट को देखूंगा और इस वाटर ड्रॉपलेट को देखूंगा, ये दोनों कहां की तरफ फोर्स लगा रहे होंगे बेटा? बाहर की तरफ लगा रहे होंगे। ऐसे ही हर कोई पानी का ड्रॉपलेट क्या कर रहा होगा बेटा? बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा पर यूनिट एरिया। इसी की वजह से क्या होता है बेटा? जो हमारे लिक्विड्स होते हैं वो क्या कर पाते हैं बेटा? प्रेशर को एक्सर्ट कर पाते हैं। फॉर्मूला क्या होती है बेटा? फोर्स पर यूनिट एरिया। यहां पे फोर्स कौन सा होगा बेटा? वेट। ये इंपॉर्टेंट है। जो लिक्विड्स में फोर्स होता है वो कौन सा होता है बेटा? असल में वेट होता है। अब सवाल है सर, क्या यहां पे भी हमें पूछा जाएगा कि डिफाइन 1 पास्कल? तो आप वापस सेम ही लिख दोगे, ठीक है। यहां पे भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन 1 पास्कल ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। तो यहां पे भी आप क्या लिखोगे बेटा? सारा वही लिख लोगे। अब इसके बाद हमें पढ़ना है बेटा प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस, यहां पे सवाल क्या आता है बेटा? आपको सवाल यहां पे पूछा जाता है कि गैसेस में ऐसी क्या चीज होती है या क्या प्रोसेस होती है जिससे गैसेस फोर्स एक्सर्ट कर पाते हैं, जिससे गैसेस फोर्स एक्सर्ट कर पाते हैं। देखो बेटा, बोल रहे हैं गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ड्यू टू कांस्टेंट कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर ट्रांसफरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब अगर मैं बेटा एक कंटेनर लूं और इस कंटेनर में क्या कर दूं बेटा? कुछ गैस मॉलिक्यूल्स को बंद कर दूं, और हमें पता है बेटा जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक जगह रुकते नहीं है। ये क्या करते हैं बेटा? अगर ये गैस मॉलिक्यूल है ये कंटिन्यू चलता रहेगा, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, ये रैंडम डायरेक्शंस में ट्रेवल करता रहता है। अब अगर ये गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, अब अगर कभी भी ये क्या करेंगे? ये रैंडम डायरेक्शंस में चलना स्टार्ट करेंगे, तो पॉसिबिलिटीज क्या है बेटा? अगर ये यहां की तरफ चला तो ये इसके साथ कोलाइड होगा। जो ही ये राइट साइड में चलेगा, रैंडम है कहीं भी जा सकता है, तो ये क्या करेगा बेटा? इस वॉल को क्या करेगा? कोलाइड हो जाएगा, मतलब इससे टकराएगा। ऐसे ही यहां की तरफ भी हो सकता है, यहां की तरफ भी हो सकता है, यहां की तरफ भी हो सकता है, यहां की तरफ भी हो सकता है। तो यहां पे मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स दिखाए, मगर एक कंटेनर में ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल, गैसेस मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं। और वो क्या करेंगे बेटा?
इन्फिनिट नंबर ऑफ कोलिजन्स करेंगे, किसके साथ? वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ। जब हम गैसेस में पढ़ते हैं प्रेशर, असल में ये यहां पे जो प्रेशर होता है ये असल में हमें समझाता है कितने कोलिजन्स हुए, कोलिजन्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। क्यों? जब कभी कोलिजन होता है, लेट अस सपोज ये मेरे पास वॉल है, ये मेरे पास कोई भी बाइक वगैरह है, कुछ भी व्हीकल है, जो ये इसके साथ कोलाइड होगा, ये व्हीकल इस पे क्या एक्सर्ट करेगा बेटा? फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो कोलिजन्स की वजह से क्या एक्सर्ट होता है? फोर्स एक्सर्ट होता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कितने कोलिजन्स, कितने कोलिजन, यहां पे क्या हमें समझाएगा? कितना फोर्स, कितना फोर्स, क्योंकि कोलिजन्स की वजह से क्या होता है बेटा? फोर्स एक्सर्ट होता है। किस पे? पर यूनिट एरिया। किसके एरिया पे? वॉल्स ऑफ द कंटेनर, वॉल्स ऑफ कंटेनर। ये गैसियस मॉलिक्यूल्स कितनी बार कोलाइड होते हैं, किसके साथ बेटा? वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे, पर यूनिट एरिया। उसी को मैं क्या बोलता हूं यहां पे? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। अगर आज से आपको बोलेगा, कोई भी बोलेगा बेटा गैसेस के पास क्या ऐसी प्रोसेस होती है जिसकी वजह से गैसेस क्या कर पाते हैं बेटा? प्रेशर एक्सर्ट कर पाते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे बेटा? ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, ये कंटिन्यूअसली कोलाइड होते रहते हैं, किसके साथ? वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ। और उनके एरिया पे जब कंटिन्यूअसली फोर्स लगता जाएगा, और हमें पता है बेटा जब कभी भी फोर्स लगता है कंटिन्यूअसली किसी भी यूनिट एरिया पे, उस टाइम पे क्या बनता है बेटा? प्रेशर बनता है। और ये प्रेशर कौन बना रहे हैं? गैसेस बना रहे हैं। इसीलिए हमने इनको क्या नाम रखा बेटा? प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा क्या? एटमॉस्फेयर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सबसे पहले बेटा अगर मैं आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर डायरेक्टली पढ़ाता, अगर किसी बच्चे को पता ही नहीं है व्हाट इज एटमॉस्फेयर, तो उसके साथ कैसे डील कर पाता कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ाने से पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा? एटमॉस्फेयर। क्या पढ़ेंगे? एटमॉस्फेयर। बहुत सारे बच्चों को, ऑलमोस्ट सारे बच्चों को पता ही होगा कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। Atmosphere is the layer of gases held by gravity around the surface of Earth. Around the surface of Earth. हमें पता है बेटा हमारी जो अर्थ है, जो हमारा अर्थ है, अर्थ के अराउंड क्या है बेटा? जो हमारा अर्थ है इसके अराउंड बेटा एक ब्लैंकेट जैसी, क्या है बेटा? अर्थ के अराउंड क्या है बेटा? एक ब्लैंकेट जैसी। और ये जो ब्लैंकेट है ये किससे बनी है बेटा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस से। क्या मैंने बोला? जो हमारी अर्थ है बेटा इसके अराउंड क्या है बेटा? एक ब्लैंकेट जैसी है जो हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, जो किससे बनी हुई है बेटा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस की। इसी ब्लैंकेट को जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है जो हमारे अर्थ को सराउंड करती है बेटा, इसी को मैं बोलता हूं एटमॉस्फेयर। क्या बोलता हूं बेटा? एटमॉस्फेयर। अब जो ये एटमॉस्फेयर है बेटा इसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, वहां में जाने की जरूरत नहीं। अब सर जो ये हमारा एटमॉस्फेयर है ये कहां तक होता है हमारी अर्थ की सरफेस से? लगभग अर्थ की सरफेस से अगर मैं अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर जाऊं, 300 किलोमीटर जाऊं, तो वहां तक मैं क्या देख पाता हूं बेटा? अर्थ का एटमॉस्फेयर देख पाता हूं। ये तो हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप नाम से भी देख सकते हो, समझ सकते हो क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो वाला प्रेशर होगा जो एटमॉस्फेयर की वजह से एक्सर्ट हो रहा होगा। यस, तो क्या होता है बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिंपली क्या होता है? वो वाला प्रेशर जो किसकी वजह से एक्सर्ट हो रहा है बेटा? एटमॉस्फेयर की वजह से एक्सर्ट हो रहा है। सर एटमॉस्फेयर के पास ऐसी क्या चीज होती है, जैसे हमने वहां पे देखा, एटमॉस्फेयर के पास ऐसी क्या चीज होती है कि वो प्रेशर एक्सर्ट कर पाता है? देखो बेटा जो एटमॉस्फेयर है,
एटमॉस्फेयर में क्या होती हैं? असल में गैसेस होती हैं। और हमने अभी देखा बेटा जो गैसेस होती हैं इनमें क्या होता है बेटा? मास होता है। अगर मास होगा तो क्या होगा बेटा? वेट होगा। वेट असल में क्या होता है बेटा? फोर्स होता है। तो अगर यही वेट किसी एरिया पे लग रहा है, किसी एरिया पे लग रहा है, तो वहां पे क्या जनरेट होगा बेटा? प्रेशर होगा। वहां पे क्या जनरेट होगा बेटा? प्रेशर होगा। और ये प्रेशर किसकी वजह से जनरेट हो रहा है यहां पे बेटा? एटमॉस्फेयर की वजह से। इसीलिए इस प्रेशर को मैं एक खास नाम देता हूं जिसको मैं बोलता हूं बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है बेटा। इट इज डिनोटेड बाय P और साथ में ATM लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? P सबस्क्रिप्ट में क्या लिखते हैं बेटा? ATM, ठीक है बेटा। और इसको निकालने की फॉर्मूला होती है P इज इक्वल टू ρGH। शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, जहां पे भी आपने पढ़ा होगा मे बी ये पढ़ाते नहीं, ठीक है। अब ये जो रो होता है ये यहां पे क्या होता है बेटा? ये होता है डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। ये जी क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये एच क्या होता है बेटा? ये होती है हाइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है बेटा। ये था हमारा क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या था हमारा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर से बोलूंगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बेटा? वो वाला प्रेशर जो एक्सर्ट किया हुआ होता है किससे बेटा? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में क्या ऐसा होता है? एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं। गैसेस के पास ऐसा क्या होता है कि वो प्रेशर एक्सर्ट कर पाते हैं? उनके पास मास होता है। अगर मास है तो क्या है बेटा? वेट है। अगर वेट है तो वेट एक्चुअली क्या है बेटा? फोर्स। अगर फोर्स है और ये किसी यूनिट एरिया पे लग रहा है तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा बेटा? प्रेशर होगा। और उसी प्रेशर को मैं नाम क्या देता हूं बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिकॉज इट इज एक्सर्टेड ड्यू टू एटमॉस्फेयर, ड्यू टू एटमॉस्फेयर। तो ये था हमारा बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। लास्ट टॉपिक होगा बेटा इस चैप्टर का टॉपिक क्या है हमारे पास? वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू हाइट। विद रेस्पेक्ट टू हाइट। देखो बेटा, वी नो कि जो एटमॉस्फेयर है इसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं। यस सर, होती हैं। मैं 3 ही लेयर्स बनाऊंगा, ठीक है। अब अगर मैंने क्या किया बेटा, मैं यहां पे खड़ा हो गया, मेरा एक और फ्रेंड है वो यहां पे खड़ा हो गया, और मेरा एक और दोस्त है वो यहां पे खड़ा हो गया। इसको मैं नाम रखूंगा 1, इसको नाम रखूंगा 2, इसको नाम रखूंगा 3। अब अगर मैं आप लोगों को ही पूछूं इस डायग्राम को देख के, आप लोग मुझे बताओ 1 पे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, 2 पे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, या 3 पे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा? इसको हम यहां पे रिलेट करेंगे। लेट अस सपोज मैं हूं, मेरे सिर पे एक ब्लॉक है 2 kg का, ठीक है बेटा। मेरा एक और दोस्त है उसके सिर पे 2 ब्लॉक्स हैं 2 kg के, ठीक है बेटा। अब अगर मैं आप लोगों को यहां पे बोलूं, बताओ किसके सर पे इन ब्लॉक्स की वजह से ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा? आप क्या बोलोगे बेटा? जहां पे सर मास ज्यादा
जहां पे मास ज्यादा वहां पे वेट ज्यादा, और जहां पे वेट ज्यादा वहां पे प्रेशर भी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। तो अगर मैं यहां पे आ जाऊं, इस वाले बंदे के सिर पे कितनी लेयर्स हैं, 1 2 और 3, कितनी लेयर्स ये देख रहा है, 3 लेयर्स। ये कितनी देख रहा है सर, 2 लेयर्स देख रहा है। ये वाला कितनी लेयर्स सर पे है, 1 लेयर। कितनी है, इस वाले के सिर पे कितनी लेयर्स मैंने रखी है एटमॉस्फेयर की, 3, इसके पास 2, इसके पास 1। अब आप लोग बताओ बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज्यादा किस पे लग रहा होगा, पहले पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज्यादा, उसके बाद इस पे लग रहा होगा उससे कम, और सबसे कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस पे लग रहा होगा, इस तीसरे वाले बंदे पे। ठीक है, अब अगर मैं इस डायग्राम को आपको दे दूं ठीक है बेटा, अब यहां से आप क्या कंक्लूड कर पा रहे हो कि जितना मैं बेटा सी लेवल से ऊपर जाता हूं, जितना मैं ग्राउंड लेवल से, जितना भी मैं ग्राउंड लेवल से, अगर ये मेरे पास ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल से जितना मैं ऊपर जाता हूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। ठीक है, याद आज से रखेंगे, अगर मैं कभी भी किसी भी सरफेस ऑफ अर्थ से जितना ऊपर जाऊंगा तो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि सब बच्चों को समझ आ जाएगा, और अगर कोई भी डाउट आप लोगों के दिमाग में हुआ, कुछ भी हुआ, यू कैन कमेंट। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह अगर ठीक रहा ये लेक्चर तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा फ्रिक्शन पे होगा। ठीक है बेटा, तो अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से रिवाइज कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।